हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसको हम टोटल चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेसिकली टेलर, फेयल और मैक्स वेबर ये तीनों के तीनों जो हैं ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्लासिकल स्कूल के अंदर आते हैं। 3 मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। फ्रेडरिक टेलर, जिनको हम एफडब्ल्यू टेलर भी बोलते हैं, 1856 से 1915 तक इनका लाइफ स्पैन था। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल एरा में इम्प्रूवमेंट्स लाए और revolutionized that characterized by mass production। इंडस्ट्रियल एरा उस समय आप वैसे भी जानते हैं कि उस समय पे फैक्ट्रीज बहुत डेवलप हो रही थी और मास प्रोडक्शन शुरू हुआ था। स्पेशली कॉटन मिल्स और फैब्रिक उस समय पे बहुत डेवलप हुआ था। फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। मैक्स वेबर भी क्लासिकल स्कूल के अंदर ही आते हैं, लेकिन वो डिस्कशन हम इस बुक में उसका हिस्सा नहीं है, बट बेसिकली वो भी क्लासिकल स्कूल के ही हिस्से हैं। एफडब्ल्यू टेलर के बारे में अगर हम पढ़े तो उन्होंने जो थ्योरी प्रोपाउंड की थी क्लासिकल थ्योरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। Taylor thought that there is a mechanism in which you can scientifically analyze work and find the best possible way। क्योंकि ये फैक्ट्री एरा के ज़माने के थे, इसलिए ये इनका मेन फोकस जो था वो फैक्ट्री यानी कि शॉप फ्लोर जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उसके ऊपर मेजर फोकस था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन से, जैसे इवन मैकेनिकल वर्क है, कोई मशीन को आपको इंस्टॉल करना है या ब्रिक लेइंग का ही काम है, तो उसको भी वो ऑब्जर्व किया करते थे। एंड बेसिकली ही वाज ऑफ द व्यू कि देयर इज वन स्पेसिफिक वे, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग जिसमें आप वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हो। कुछ स्टेप्स वर्कर्स जो करते हैं वो डेफिनेटली वेस्टेज की कैटेगरी में आते हैं और वेस्टेज की वजह से वो एनर्जी भी लूज करते हैं और टाइम भी जिसमें ज्यादा लगता है। उस प्रॉब्लम को साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू टैकल किया जा सकता है, ये टेलर का व्यू था। ही डेवलप्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जिस एरा को बिलोंग करते थे, दोज वर अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो उस समय पे फैक्ट्री और शॉप फ्लोर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस समय तक कोई खास थ्योरी नहीं थी मैनेजमेंट के बारे में। तो एक रूल ऑफ थंब नाम का टर्म यूज हुआ करता था कि मैनेजर्स एक जनरल परसेप्शन बना लेते थे कि ये इतना काम 1 घंटे में हो जाएगा, और वही स्टैंडर्ड मान लिया जाता था कि सब वर्कर्स को उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया जाता था। जो उससे ज्यादा एफिशिएंट काम करता था रूल ऑफ थंब से उससे ज्यादा एफिशिएंट मान लिया जाता था। लेकिन टेलर ने, he emerged as the father of scientific management. He proposed that scientific management is much better than rule of thumb. He broke the human activity into smaller parts and found out how it can be done more effectively in less time and increased productivity in the process. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट बेसिकली था कि it means that knowing exactly what you want men to do, as in workers to do, seeing that there is a way, a best and a cheapest way जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। तो बेसिकली उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये था कि हम उसे साइंस से या ऑब्जर्वेशन से डिटरमिन करेंगे कि व्हाट इज द ऑप्टिमल डेफिनेशन ऑफ वर्क। इस समय पे कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वर्क होगा, नॉट बाय रूल ऑफ थंब। So he pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management. This involved integration of traditional methods, work study, time and motion studies भी उन्होंने की, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। He believed in harmony not discord, मतलब basically workers और management को आपस में harmony में काम करना चाहिए, and both must realize कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत important है। इसी का कंसेप्ट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का कंपोनेंट का आगे एक पैरामीटर और उन्होंने सेट किया, जिसमें उन्होंने कहा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कम है, और उसे अपने आप को फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंडिविजुअल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है या ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है तो उसे इस चीज के लिए कोई मना नहीं करना चाहिए।
development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. बेसिकली उन्होंने इस कंपोनेंट को प्रमोट किया कि सब इंडिविजुअल्स को बेटर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. उनकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में दो मेजर आइडियाज उन्होंने प्रपोर्ट किए. एक था फंक्शनल फोरमैनशिप. क्योंकि वो फैक्ट्री लेवल पे काम किया करते थे, इसलिए वो सुपरवाइजर लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ उनका इंटरफेस ज्यादा था. फोरमैन, एज यू नो, इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर. he or she is the pivot around is which the entire production revolves. मतलब क्योंकि वर्कर्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो फोरमैन के साथ होता है. So, functional foremanship is an extension of principle of division of work and specialization to the shop floor. Shop floor मतलब वहाँ जहाँ पे manufacturing का काम होता है. Each worker will have to take orders as per the principles of scientific management from 8 foremen in the related process or function of production. ये 8 foremen जो हैं वो अपन आगे थोड़ा सा आगे देख लेंगे. Standardization and simplification of work. Taylor was an ardent supporter of standardization. Standardization basically क्या होता है कि सेट कर दो स्टैंडर्ड्स कि इतने टाइम में इतना काम हो जाना चाहिए, इतनी एक्टिविटी हो जानी चाहिए रिगार्डिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्शन, मशीनरी, मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशन. और सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली वो ये कहते हैं कि एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. बेसिकली जैसे नोकिया का अगर हम बेसिकली इंपॉर्टेंट काम देखें तो उनका फोन जो है वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है. तो प्रोबेबली वो ये कहते हैं कि आप फिर उसी एरिया में जिसमें आपकी एफिशिएंसी है उसी में अपने आप को डेवलप करें, रादर देन नोकिया अगर वॉशिंग मशीन बनाना शुरू कर दे या मे बी प्रेशर कुकर बनाना शुरू कर दे तो प्रोबेबली इट विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट. सो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट ये है कि आपकी कोर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करें और उसी प्रोडक्ट में अपने आप को उस रेंज में अपने आप को डेवलप करें. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो स्टडी करने का मैकेनिज्म क्या था, एक था मेथड स्टडी. ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से ये डिटरमिन करना कि कौन सा बेस्ट मेथड है ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. मोशन स्टडी बेसिकली इस प्रोसेस से अननेसेसरी मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे एलिमिनेट कर देते हैं सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली. टाइम स्टडी जो है वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमिन कर दिया जाए टू परफॉर्म अ जॉब वेल. टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, इसके लिए स्टॉप वॉच या उस तरह की डिवाइसेस यूज हुआ करते थे. स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर होल ऑफ द टास्क एंड वंस द स्टैंडर्ड्स आर डिटरमिन्ड तो फिर wages to the workers is determined accordingly. Fatigue study का basic component क्या है कि इंडिविजुअल्स, जब हम ह्यूमंस, क्योंकि हम मशीन से डील नहीं कर रहे, मैनेजमेंट इज अबाउट ह्यूमंस, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमंस आफ्टर सम टाइम ऑफ वर्क फटीग एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें ड्यू ब्रेक्स देना जरूरी है, अदरवाइज उनकी एफिशिएंसी एक्चुअली रिड्यूस होती है. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये टेलर का एक मेजर कंसेप्ट था. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम. He wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. So basically इसका लॉजिक ये था कि उन्होंने एक टाइम स्टडी, मोशन स्टडी से एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया और उसको उन्होंने बोल दिया कि ये स्टैंडर्ड वर्क है. आपको से कोई बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसे 1 घंटे में नॉर्मल वर्कर जो है वो 7 बैग्स बना पाता है. तो एनीबडी हु मेक्स 7 और मोर बैग्स, उसको जो नॉर्मल रेट है से 50 रुपीज और मे बी 100 रुपीज एन आवर, उस रेट से पेमेंट होगा. लेकिन फॉर एन इंडिविजुअल जो कि सिर्फ 5 बैग्स या मे बी 4 बैग्स बना पाता है तो उसे 4 बैग्स मल्टीप्लाइड बाय 50 नहीं, उससे लोअर रेट, बिकॉज ही इज इनएफिशिएंट इन हिज टाइम एंड वर्क ऑल्सो, से मे बी 40 रुपीज पर आवर का रेट दिया जाएगा. सो बेसिकली अ लोअर एफिशिएंसी वाला को रेट भी कम दिया जाएगा और काम जितना उसके हिसाब से दिया जाएगा. दिस इज डिफरेंशियल पीस मेड system as proposed by Taylor. Taylor's ideas lie not in disjoint description of principles and techniques of management, but a change in the mindset. इसीलिए उन्होंने उस चीज को, उसका टर्म जो यूज किया है उसे कहते हैं mental revolution. Mental revolution involves a change in attitude of the workers and the management, कि वो आपस में compete नहीं कर रहे हैं, वो cooperate कर रहे हैं, and they should realize that both require each other.
Today, many new techniques have been developed as a sequel, मतलब follow up of scientific management. उससे नए concepts जो develop हुए हैं वो operational research है, which was developed in Second World War to optimize development of war material. Similarly, assembly line भी जो है FW टेलर के concept पे ही develop हुई है, जिसकी वजह से Ford Motor Company ने manufacture की अपनी Model T car for the masses. Taylor रिगार्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. What is determined by fatigue study? Fatigue study का मतलब क्या है? To maintain efficiency of workers, it is important to determine कि कितनी amount का रेस्ट और कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको रेस्ट देना चाहिए. अगर वर्कर्स को रेस्ट नहीं दिया जाए तो वो उनकी एफिशिएंसी एक्चुअली रिड्यूस होती है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी? मेथड स्टडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. अगर हम एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमने काफी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उसमें से कोई भी एक हम मेंशन कर सकते हैं. उसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रिंसिपल है साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब. So it advocates that only the best method to maximize efficiency, and this method should be used to substitute rule of thumb throughout the organization. Name the principle of scientific management which emphasize on study and analysis of methods rather than estimation. So anything that promotes कि एक science से analysis की जाए of methods rather than एक estimation या vague method use किया जाए, तो इसका आंसर है science, not rule of thumb. State the objective of motion study, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. The objective of motion study is to eliminate unnecessary and wasteful movements so that it takes less time to complete the job efficiently. Which technique of Taylor differentiates an efficient worker from an inefficient worker? ये भी हम पढ़ चुके हैं, differential piece weight system. ये differentiate करता है efficient workers from inefficient workers को. Which revolution involves a change in attitude of workers and management from competition to cooperation? इसके लिए जो term use किया है by Taylor वो है mental revolution, which involves a change in attitude of workers from competition. आपस में उनका competition नहीं है, they are working in cooperation. Same question फिर से उन्होंने अलग form में पूछा है. The technique which Taylor acts as the strongest motivator for workers to reach standard performance. According to Taylor, अगर आप piece wage system determine करते हो जिस wherein आप efficient workers को higher rate pay करते हो, तो this actually motivates them to continue to work more, and it also motivates the lower workers who are working on lower efficiency to achieve high standards and reach the higher wage rates. Which technique of Taylor separates planning from execution function? So the answer is functional leadership. Why did Taylor develop a technique of differential piece weight system? Basically उन्होंने concept को कहाँ पे develop किया था? Shop floor के लिए. He developed this technique to differentiate efficient and inefficient workers. And basically इसका objective ये था so as to award efficient workers and encourage the non-efficient workers to work higher. Which technique of Taylor is an extension of principle of division of work and specialization? The answer is functional foremanship. What is the main objective of simplification in scientific management? Simplification का basic concept जैसे अपन ने Nokia वाले example में भी देखा था, it is to eliminate unnecessary variety of products and forms. जो आपकी product specialization area है उसी में आप focus करें और बाकियों को offload कर दें. Why do Taylor's technique of scientific management not applicable to all types of organizations? Taylor's scientific management is not applicable to all type of organization because ये थोड़ा सा जैसे non-profit organization के लिए probably उतनी suitable नहीं होंगी because they are more specific in nature. वो design की गई हैं with the idea of factory or maybe around industrial revolution and therefore for the shop floor in hand. So basically for-profit organization and that too मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी. The next question is ABC Limited is engaged in producing electricity from domestic garbage. There is almost equal division of work and responsibility between workers and the management. The management takes workers into confidence before taking important decisions, which is very good. All workers are satisfied as the behavior of management is very good.
State the principles of management described in the above paragraph. So basically the two values that the company wants to communicate to the society is cooperation, not individualism. ये concept भी F.W. Taylor ने हमारे को बताया था कि there should not be any form of competition. Rather, amongst the management and the workers, basically they must work in cooperation with each other. He also suggests that almost equal division of work and responsibility between workers and management, which promotes more efficiency in the organization. The values which the company wants to communicate to the society are concern for the environment, जैसे आपने देखा कि वो electricity बना रहे हैं from garbage, and cooperation and teamwork, management और workers के बीच में आपसी cooperation और teamwork की relationship है. The next question is that Pankaj is working as production manager in a certain company which is manufacturing CFL bulbs. There is no class conflict between management and workers. The working conditions are good. The company is earning good profits. And as a policy matter, management is sharing gains with the workers because they believe that prosperity of company cannot exist without the role of the workers. So कौन से principle develop use हो रहा है इसमें? The basic concept that we are using here is harmony, not discord. ये principle भी F.W. Taylor ने ही suggest किया था और बोला था कि there is no class conflict and there should be complete harmony between management and the workers. Values which the company communicates to the society is one, क्योंकि वो CFL bulb produce कर रही है तो basically concern for the environment and concern for human welfare by providing good working conditions for the workers. Name and explain the technique of scientific management which helps in establishing interchangeability of manufactured parts and products. ये वाले questions को आप जरा ध्यान से देखें. Interchangeability of manufactured parts and products जो है उसके लिए क्या होता है? Standardization. अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस क्वालिटी का इस तरह का मटेरियल मेरे को इसमें यूज करना है तो फिर आप उस चीज को ऑफलोड कर सकते हो. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मीट करती है उसको आप यूज कर सकते हो. तो स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स for every business activity, so that regarding raw material, time, products, machinery, etc. So Taylor advocated standardization of tools, equipment, cost systems so that it reduces the given line or product fixed types. एक फिक्स टाइप के प्रोडक्ट्स ही डेवलप किए जाएंगे, बाकी प्रोडक्ट्स पे आपका फोकस नहीं रहेगा. इट एस्टैब्लिशमेंट इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. अगर आपको से एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अगर आपके क्लियर है और स्टैंडर्डाइजेशन है तो आप दूसरे मैनेजर से दूसरी यूनिट से वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काम आती हैं. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू मैन एंड मशीन, मतलब वर्कर्स और मशीन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स भी सेट हो जाते हैं. Name and explain the technique of scientific management which helps in eliminating unnecessary diversity of products and thus results in saving cost. इसका unnecessary diversity अगर बात करें तो उसके लिए कौन सा लॉजिक एस्टैब्लिश होता है? सिंप्लीफिकेशन. ये अगेन वही का वही है जो नोकिया वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था. इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. जिस एरिया में आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है उस रेंज में नहीं डाइवर्सिफाई करना चाहिए. It aims at eliminating superfluous, मतलब बेकार की activities. It also results in reduction of wastage of inventory and fuller utilization of equipment and increased turnover. नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डील करता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स टू रीच अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो टेलर ने जो कंसेप्ट दिया था उन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल पीसमेट सिस्टम. बेसिकली वो ये कहते हैं कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन या प्रोडक्शन पैरामीटर सेट कर दिए जाने चाहिए और फिर जो वर्कर उस स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी को अचीव करता है या उससे ओवर परफॉर्म करता है तो इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है ही गेट्स हायर वेज पर पीस based on the total output. If he produces below the standard number he gets lower rate. So basically differential rates जो है वो differentiates set of workers. This is known as differential piece rate system. And according to Taylor ये उन्हें motivate किया करता था to work higher. Explain two techniques of Taylor scientific management. अगर हम techniques की बात करें तो दो important techniques जिसकी बात होती है वो है functional foremanship and standardization and simplification.
फंक्शनल फोरमैनशिप में बेसिकली वो शॉप फ्लोर की बात करते हैं, जहाँ पे सुपरवाइजर्स जो हैं वो मैनेजर्स जो हैं वो वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो बेसिकली वो कहते हैं कि ईच वर्कर को भी सुपरवाइज किया जाना चाहिए बाय वेरियस स्पेशलिस्ट्स. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मैनेजर जो है उसमें प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए. अंडर प्लानिंग चार्ज कौन से 4 पर्सनल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन. और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो 4 लोग, उन्होंने टोटल 8 लोगों का लिस्ट जो उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. दूसरा कंसेप्ट जो टेलर ने डेवलप किया था वो था स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन. ये दोनों चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना दिया रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी को रिलेटेड, सो दैट उसका बेंचमार्क सब अडेयर करते हैं. और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अननेसेसरी प्रोडक्ट्स या वैरायटीज को जिसमें आपकी एफिशिएंसी नहीं है उनको अपनी प्रोडक्ट रेंज से हट. 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं. बेसिकली क्या क्या है इसमें? टाइम स्टडी, जिसमें हमारे को कोई एक एक्टिविटी को करने का कितना टाइम लगेगा उसका स्टैंडर्ड सेट करना होता है. मोशन स्टडी जो है इट इज फोकस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एनी अननेसेसरी मूवमेंट्स एंड एलिमिनेट इनएफिशिएंसी. मेथड स्टडी जो है वो बेसिकली इस तरह फोकस करती है कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड होता होगा विच टेलर बिलीव, जिससे कॉस्ट और मिनिमम होती है और मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है. फटीग स्टडी जो है इज एम्ड एट वर्कर्स को कितना रेस्ट और कितनी फ्रीक्वेंसी पे और कितना अमाउंट का रेस्ट देना चाहिए टू कंटिन्यू with their efficiency and functional foremanship. For better supervision of workers, he suggested 2 departments and with 4 foremen each in each of the departments. So a total of 8 foremen को उन्होंने recommend किया था at the shop floor. Next question जो है हमारा almost एक case study type question है, in which A&B Company Limited large manufacturing unit है. उसने कंडक्ट किया टाइम एंड मोशन स्टडीज और डिटरमिन किया कि एवरेज वर्कर को 120 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करना चाहिए. लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 80 to 90 यूनिट्स ही आ रहा है. What steps they must take to ensure that actual performance is in accordance with time and motion studies? So इस केस में हमें probably एक रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि following the steps should be taken to ensure the actual performance in accordance with the time and motion study, deciding how much time is normally required to perform a certain job, determining fair days work. एक बार हमें फिर से देख लेना चाहिए, अगर 100% या majority लोग उससे कम यूनिट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें फिर से एक बार थोड़ा सा टाइम एंड मोशन स्टडी करके देख लेना चाहिए. Determine the number of workers to be employed according to the amount of work and study the amount of the movement of operators involved. So basically motion studies में ये होता है कि कितना movement उनको करना पड़ेगा to eliminate superfluous या जो बेकार की movements है, like bricklaying experiment में बताते हैं कि जो movements essential है वही करें, unnecessary movements ना करें, उससे time और energy waste होती है. एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. बेसिकली इसका फोकस ये है कि जितना मैक्सिमम आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किया जा सकता है वैसा करने का टारगेट करना चाहिए वर्कर्स को, नॉट एट द रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2. अब हम चैप्टर 2 का ही लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. हम अभी तक टेलर और उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं. अब हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे और हेनरी फ्योल और टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें कंपैरिजन कंप्लीट करेंगे. सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2. हम बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे चैनल के अंदर का, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.